नमस्कार, मैं सचिन पांडे आपका स्वागत करता हूं दैनिक एजेंडा की इस खास पेशकश किरदार में। किरदार एक पहल, एक माध्यम है उन देवदूत रूपी समाज सेवियों से आपको अवगत कराने का जो समाज के प्रति पूरी निष्ठा एवं कर्मठता से समर्पित हैं। ऐसे ही एक किरदार से आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं, जो पिछले 3 वर्षों से उद्यान सोसाइटी के नाम से एक संस्था चला रहे हैं, जिसमें वे हल्द्वानी के आसपास के अविकसित क्षेत्रों के कुछ गरीब और असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का माध्यम बने हुए हैं। तो आइए बात करते हैं सागर जी से, जो कि उद्यान सोसाइटी के फाउंडर एंड मेंबर हैं, और इनसे जानते हैं कि इन्होंने उद्यान सोसाइटी की शुरुआत कैसे की। नमस्कार सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने उद्यान सोसाइटी की शुरुआत कैसे की और कहाँ से आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि आपको हल्द्वानी के इन बच्चों के लिए कुछ करना है। एक्चुअली मतलब ये मेरा खुद का आइडिया नहीं, हम 3 लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। और जो ऐसा था कि हम लोग मतलब रैंडमली हम लोग मिले थे और हम दोस्त भी नहीं थे, हम मतलब फर्स्ट टाइम में मिले थे। तो फिर ऐसी हम लोगों की बात चली कि क्या बोलते हैं कुछ हमें करना चाहिए सोसाइटी के लिए। फिर उसका हमने देखा कि मतलब शिक्षा एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत कम काम हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है उसमें काम करने की। शुरू में हम लोगों ने क्या किया था, HN इंटर कॉलेज है हल्द्वानी में, वहाँ और शिशु भारती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है गौजे जाली के पास में, वहाँ पे हम लोगों ने एक ऐसी सेमिनार कंडक्ट किया था जहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को अवेयर करने की कोशिश करी थी। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा था क्योंकि वो बच्चे तो स्कूल जा रहे थे, तो हम लोगों को ऐसी जगह में जाना चाहिए जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हैं, तो हम उनको जाके टीच करें। इस वजह से वहाँ पर से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद हम यहाँ पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के पास में ढोलक बस्ती, हमने वहाँ पर शुरू किया। फिर हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे भी एक जगह है जहाँ पे आप आ सकते हैं और आके आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, और फैमिली भी काफ़ी कोऑपरेटिव है इस तरीके से। तो फिर हम इधर आ गए थे करीब 1 महीने बाद ही, जब हमने ढोलक बस्ती में पढ़ाया। उसके बाद फिर तब से दिसंबर 2018 से हम निरंतर यहाँ पे पढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो जैसा कि सागर जी आपने बताया कि आप निरंतर 2018 से यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कोरोना की स्थिति में कैसे ये काम हैंडल किया, कैसे इतने सारे बच्चों को मैनेज करना। आपको ये समझ में आता होगा कि एक अकेले आदमी की बस की बात नहीं है इतने सारों को मैनेज करना, इनको पढ़ाना। तो आपने कैसे वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया, कैसे उनको मोटिवेट किया कि वो यहाँ पे आएँ और बच्चों को पढ़ाने में अपना योगदान दें, इस बारे में कुछ बताइए। जी, तो जैसा कि कहा कि हम 3 लोगों ने इसको शुरू किया था, तो ऐसा हुआ कि जैसे जो 2 लोग और थे, प्रफुल्ल जोशी और ललित मोहन जोशी, तो वो MBPG के स्टूडेंट थे उस टाइम पे। तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, ये बात दिसंबर 2018 के, कोरोना से काफ़ी पहले की, उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि हम लोगों को ऐसा हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमने ऐसा कुछ प्लान किया है। फिर उसके बाद तो ऐसे करीब हम 7-8 लोग होते। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ऐसे पार्कों में जाते थे और हम लोगों को बताया देखो हम लोग एक ऐसी चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हम पार्क में आते थे, हम कभी DK पार्क में बैठ जाते थे, कभी हम जो कॉलेज के सामने वाले पार्क में, वहाँ पे जाके हम बताते थे। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि हमारे साथ लोग जुड़ने लगे, उनको हमारा ये आइडिया अच्छा लगा कि हम लोग को ऐसा करना चाहिए इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब कोरोना आया, कोरोना का जो फर्स्ट लहर थी, जो आपका 2020 का जो टाइम था, वो उतना अच्छा नहीं था अगर हम देखें तो, लाइक हमारे लिए भी किसी के लिए भी। और फिर उस टाइम पे ऐसा था कि एकदम सडन लॉकडाउन हो गया था और यहाँ पे राशन की कमी हो गई थी, वो हो गई थी। तो उस टाइम पे हमने पढ़ाई में उतना जोर नहीं दिया, लेकिन हमने जो यहाँ पे जो राशन वगैरह की व्यवस्था है उस चीज़ पे हमने ज़्यादा काम किया उस टाइम पे। लेकिन फिर जब दूसरी लहर आई 2021 में, लास्ट ईयर, उस टाइम पे हम लोगों ने क्या किया, उस टाइम पे हम लोग ऐसा करते थे कि वीक में 1 मेंबर आते थे और वो क्या करते थे, वो बच्चों को यहाँ पे आके पेपर देके आते थे, टेस्ट पेपर टाइप, और बच्चों को बता के आए थे कि आपको इस तरीके से करना है। और इस तरीके से क्या होता था, फिर हम उनको चेक करते थे, तब हम नेक्स्ट वीक का अपना तैयार करते थे एक पेपर और फिर उसको हम बच्चे के पास भेजते थे। इस तरीके से चलते थे। फिर थर्ड लहर में तो खैर इतना कुछ हुआ नहीं, इसमें भी हम लोगों ने वीक में हम लोग 1 ही दिन क्लास चला रहे थे। अब लेकिन जैसे हम लोगों को थोड़ा सा अपना रिनोवेशन का वर्क भी करना था, अभी जैसे हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो अब हमारी क्लासेस रेगुलर चलेंगे। अच्छा सागर जी, एक बात और सागर जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, और हमारे दर्शक दैनिक एजेंडा की तरफ से ये जानना चाहेंगे कि आपने इस सोसाइटी का नाम, इस संस्था का नाम उद्यांश कैसे रखा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके बारे में तो बड़ी एक रोचक कहानी है। ऐसा हुआ कि मतलब जो मेरे कॉलेज के जो मित्र थे, निहाल तिवारी करके, तो उनकी हिंदी काफ़ी अच्छी है, ठीक है।
तो मैंने करीब रात के 12 बजे मैंने उनको कॉल करी। जैसे अब हमारा थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था तो कहा कि लाइक एक नाम दिया जाए। तो मैंने रात के 12 बजे मैंने उनको कॉल करी। मैंने कहा देखो ऐसा तुम्हारी हिंदी अच्छी है और हमें नाम जो चाहिए वो हिंदी में ही चाहिए और जिसका कुछ मीनिंग हो, कोई एक ऐसा नाम रखना है जिसका कुछ एक अर्थ हो। और मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 1 घंटे में, एक्चुअली हमारे जूनियर थे, तो उन्होंने कहा सर मैं 1 घंटे में आपको कॉल करके मैं नाम सोच के बताता हूँ। उन्होंने 4-5 नाम सजेस्ट किए, जिसमें उन्होंने एक नाम मुझे उद्यांश भी बताया। तो फिर वहाँ पर से हमने कहा कि ठीक है उद्यांश, क्योंकि उद्यांश का मतलब ही है एक उदय का पार्ट होना। इसको अगर हम यहाँ के अगर हम सेंस में लें तो इसका मतलब क्या है कि क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत कम स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं और क्या बोलते हैं अपराध की दुनिया में लिप्त हैं या फिर नशे की दुनिया में लिप्त हैं। तो क्या है कि उन बच्चों को यहाँ पर से एक आशा की किरण दिखाई दे, वो जो उदय है वो अंश बने उसका, और फिर उसमें प्रतिभा करते हुए पहले तो अपने समाज के, फिर अपने ज़िले के, राज्य के, तब जाके देश के विकास में योगदान करें। धन्यवाद सागर जी। अच्छा, एक बात और है सागर जी कि अब जैसे शुरुआती समय में आपके पास जैसे ये सब सेटअप करने का, जैसे आप यहाँ पे अभी ये क्लास बना रहे हैं, तो उस समय आपके पास मतलब कि उतना पैसा नहीं होगा, उतने आपके पास सोर्सेज नहीं होंगे, फंड्स की कमी होगी। इसके अलावा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आपके पास कमी होगी। आपको ये समझ नहीं आता होगा कि यार जगह हम कहाँ पे बनाएं, कहाँ पे डिसाइड करें। तो इन सब चीज़ों की कमी उस समय आपने कैसे पूरी की, और तब के और अब के समय में क्या अंतर आ गया है फंड्स के हिसाब से भी? और अगर आप कहीं दूसरी बस्ती में, दूसरी लोकेशन पे अगर आप ऐसे बच्चों के लिए फाउंडेशन खड़ी करने जा रहे हैं, तो तब के समय में और अब के समय में क्या डिफरेंस आ गया है, ज़रा इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, जैसे आपने फंड वाली बात कही, क्योंकि नॉर्मली हमारे वहाँ ये मान जाता है, मतलब हमारे वहाँ जो सोचा वो ये है कि इस तरीके के काम को वो लोग करते हैं जो किसी अच्छी सरकारी नौकरी में हों, और जब वो रिटायर हो जाएं उसके बाद वो एज ग्रुप वाले इस काम को करते हैं करके, ठीक है। लेकिन अब हम सब यंग थे, मतलब हम में से कोई भी वर्किंग नहीं थे, अगर जितने भी स्टार्टिंग में कॉलेज के भी जुड़े वो भी, तो सब क्या थे, हम सब एक वो यूथ थे कि मतलब जिसको अभी खुद के लिए रुपया चाहिए था, पढ़ाई के लिए, सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमें याद है कि मतलब अभी हमारे यहाँ पे वो जो हमारे जो मेंबर है वो यहाँ पे उपस्थित भी हैं, राजू विश नाम है उनका। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि हम उससे पहले हम ये तो हमने अभी लिया 1-1.5 साल पहले ये जगह, हम बाहर पे पढ़ाते थे, खुले में पढ़ाते थे हम। तो हमारे जो मेंबर थे राजू विष्टी, तो फर्स्ट चार्ट वो लेके आए थे, और वो भी नाइट में जॉब करते थे, दिन में कॉलेज जाते थे, तब जाके वो चार्ट लेके आए थे। तो मतलब वहाँ पर से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर ऐसा हो कि हम लोगों ने एक टारगेट रखा कि हम लोग मंथली 50-50 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करेंगे, ताकि कोई भी अगर छोटी मोटी अगर ज़रूरत हो तो उसको हम पूरा कर सकें। और स्टार्टिंग में हमें याद है करीब हमने 1.5-2 साल हम लोगों ने किसी भी बच्चे को से ये नहीं कहा कि आप अपनी कॉपी लेके आइए, आप अपनी पेंसिल लेके आइए। पहले हमने कोशिश करके हम उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करें। इसके लिए भी हम क्या करते थे, जैसे पुरानी कॉलेजेस से हम लोग बात करते थे, कॉलेज में जैसे वो असाइनमेंट वगैरह जमा करते थे तो उसकी आधी कॉपी बच जाती थी, हम वहाँ से कॉपी लेके आते थे, वो हम बच्चों को देते ताकि हम उसमें लिखा सकें। इस तरीके से हम लोगों ने शुरू किया। फिर धीरे धीरे करके बच्चों को भी जब ये समझ आने लगा कि हाँ कॉपी किताब पेंसिल, फिर हमने बच्चों से कहा कि देखो आप जब रुपए की चीज़ खाते हो तो आप उसकी ये कोशिश करो कि आप उसकी अपने लिए पेंसिल, कॉपी, पेन ये चीज़ें लो। फिर धीरे धीरे जो जो बच्चे बड़े होते गए वो समझते गए इन चीज़ों को, और आज के टाइम में सिर्फ जो बहुत छोटे बच्चे हैं हम उनको ही कॉपी पेंसिल देते हैं, वरना जो बड़े बच्चे हैं उनको सबको हम क्या करते हैं, वो खुद अपना लेके आते हैं। इसके अलावा बात जो रही रिसोर्सेज फंडिंग की, अब क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ते रहा हमारा काम लोगों को पसंद आया, क्योंकि शायद हमने अच्छा काम किया हो तभी लोगों को पसंद आया होगा, तो उस वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ लोग जोड़ते गए। अब उसमें कुछ वर्किंग लोग भी जुड़े जो प्रोफेशनल कोई जॉब कर रहे हैं या फिर किसी प्रोफेशन में, तो उन लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने फंडिंग में ऐसा होता था कि ऐसा हम लोग तो थे, हम क्योंकि कोई जॉब वगैरह तो कुछ करते नहीं थे, तो 50-100 रुपये तो हम लोग देते थे, वो लोग 1000 रुपये इस तरीके से। अब जो हमारा खर्चा आज के टाइम में, हमारा कोई भी खर्चा कॉपी किताब में नहीं आता है, क्योंकि जैसे किसी का बर्थडे होता है, कुछ भी होता है, उस परिस्थिति में क्या होता है कि वो कहते हैं कि हम बच्चों के लिए क्या लेके आए, तो हम उनको बता देते हैं कि आपको लाना है, आप कोई कॉपी ले आइए, आप कोई पेंसिल ले आइए, इस तरीके से। बाकी जो हमारा जो खर्च होता है वो अधिकतर अब इन चीज़ों में होता है कि हम कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, कैसे हम ज़्यादा सुविधाएं बच्चों को प्रदान करें, बच्चों को मंच प्रदान करें, ताकि वो कहीं आगे जाके कहीं पे भी अपनी कला की प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, इस तरह। अच्छा सागर जी, एक बात और एक आखिरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप एक ग्रेजुएट हैं और साथ ही साथ आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को और यहाँ बच्चों को जो आप बच्चों के पीछे इतना लग के उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं,
इन दोनों चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं? आप अपनी पढ़ाई भी कैसे मैनेज करते हैं? देखो ये तो मतलब बहुत कठिन सवाल है और मतलब मेरे ख्याल में शायद ज़िंदगी का असली मतलब ही यही है, मैनेज करना। मतलब हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और मैं सच बताऊं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है किसी ना किसी क्षेत्र में हम उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। जैसे ऐसा होता है कि बहुत बार जैसे अभी यहाँ पे ये वर्क चल रहा है हमारे रिनोवेशन का, तो क्या है कि अब इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि वहाँ पे अपने को टाइम नहीं दे पाते हैं हम। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम उनको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, वो फिर अपने घर वालों के लिए हों या फिर अपनी सोसाइटी के लिए या किसी के लिए भी। तो क्या होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यहाँ पे फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा तो होता है। और ये मतलब लाइक ज़िंदगी को अगर किसी को अगर असली अर्थ अगर जानना है तो वो ये है कि कैसे मैनेज करें। तो कोशिश यही रहती है कि जैसे अभी ये वाला कार्य अगर जल्दी से निपट जाए, उसके बाद हमारी टीमें बनी हुई है अलग अलग क्षेत्र की, तो हम लोगों ने वर्क ही इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि किसी के ऊपर ज़्यादा लोड ना आए और कोई भी अगर एक दिन में अगर अपना आधा घंटा भी देता है तो वो इनफ है। इसके अलावा अपने ऊपर अपने टाइम को लगाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम खुद को कहते हैं ना कि जब हम खुद का विकास करेंगे तभी हम दूसरों को कर सकते हैं। वो एक हमारी हिंदी में वो प्रार्थना भी हुआ करती थी, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। यानी कि मतलब दूसरों को की विजय होने से पहले हमें खुद तो जीतना पड़ेगा, तभी तो हम दूसरों को भी जिताएंगे। यही कुछ ऐसा ही कोई मंत्र है कि खुद को मतलब पहले खुद को भी विकास करें। अब ऐसा है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इधर की भी है उधर की भी है, तो उससे से क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम मेरा खुद का थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ कि कैसे ही मैनेज और सब कुछ बैलेंस हो। ये मतलब ये एक संघर्ष है जो मतलब रोज़ लड़ना पड़ता है ताकि हम जीत सकें, यही है। और एक बार मुझे यहाँ की टाइमिंग बता दीजिए कि आप मतलब कितना टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं। इसके अलावा आपका मतलब डेली रूटीन आपका क्या होता है? यहाँ अगर हम यहाँ की बस्ती की बात करें, जैसे कि हम वैसे तो हमारी 3 जगह पे हैं जो बच्चों को पढ़ाने का जो कार्य है, हल्द्वानी, रुद्रपुर और खटीमा, 3 जगह पे। इसके अलावा हमारा एक लाइब्रेरी का ही प्रोजेक्ट वर्क है। तो जो यहाँ की जो बस्ती की टाइम वो ये है, सुबह यहाँ पे हफ्ते में 4 दिन क्लास लगती है, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और इतवार। 4 दिन सुबह लगती है, टाइमिंग 2 घंटे है। और किसी भी मेंबर को हर दिन नहीं आना होता है, सिर्फ हफ्ते में 1 दिन आना होता है और 2 घंटे अपने देने होते हैं, जो कि कोई भी मैनेज कर सकता है, उसमें कोई इतनी ज़्यादा इशू नहीं होता है। ठीक है। और इसी के अलावा ऐसी हमारी 4 दिन क्लासेस जो है शाम को भी लगती हैं। उसमें हमारा शनिवार, इतवार, शुक्रवार और सोमवार, इस दिन हमारी शाम को क्लास लगती है। तो यहाँ पे एक दिन में कितने मेंबर रहते हैं? मतलब हमारा जो टारगेट रहता है वो रहता है मिनिमम 3 मेंबर एक दिन में रहें। एक दिन में मिनिमम 3 मेंबर। ज़्यादा तो बहुत बार ऐसा होता है, जैसे संडे एक ऐसा डे है जिसमें मैक्सिमम मेंबर फ्री होते हैं, तो कभी कभी तो संडे को 15 तक भी हो जाता है। अच्छा। हाँ, फिर उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ता है। आशा करते हैं दैनिक एजेंडा द्वारा आप तक पहुंचाई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें दैनिक एजेंडा।